गरीब नंद आई मायके। पूरा एक हफ्ता हो गया और राघव से बात नहीं हुई है। क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। आरुषि अच्छे खासे परिवार से थी, उसके बावजूद भी उसे गरीब राघव नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और करीब 6 महीने से मिलजुल रहे थे। पर एक हफ्ते से आरुषि की राघव से कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए राघव उसके घर के पीछे आरुषि से मिलने आ जाता है। उसे गले लगाते हुए आरुषि कहती है, राघव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती हूँ। घर वालों को हम दोनों पर शक हो गया है। मेरा आना जाना भी बंद हो गया था। आरुषि तुम इतने अच्छे घर में रह रही हो, क्या तुम मेरे जैसे गरीब के साथ जिंदगी बिता पाओगी? और अगर तुम मेरे साथ रह भी लोगी तो तुम्हारे घर वाले तो मानेंगे नहीं। मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे बस तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो शायद मुझे अपने घर में कभी नहीं मिली। मेरी भाभीयों ने शुरू से ही मुझ पर बहुत रोक टोक की है। ठीक है, कल ही हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे। उन दोनों को गले लगते हुए आरुषि की बड़ी भाभी रश्मि देख लेती है। घर में आते ही रश्मि बवाल कर देती है, जिससे उसके दोनों भाई अरुण और कार्तिक उससे गुस्सा हो जाते हैं और कार्तिक हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। भैया दरवाजा खोलो, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए, वो बहुत अच्छा है। तो इस गरीब लड़के से शादी कैसे कर सकती है? नहीं, हम ये होने नहीं देंगे। कल ही तेरी शादी होगी, वो भी हम जिससे बोलेंगे उससे होगी। आरुषि बहुत ज्यादा दरवाजा खटखटाती है, रोते हुए घर वालों को समझाती है, पर कोई भी नहीं सुनता। वहीं दोनों भाभी अपनी सास को ननद के खिलाफ भड़का देती है। लेकिन अगले दिन आरुषि सुबह सुबह साड़ी के सहारे घर से बाहर निकल जाती है और राघव के साथ भागकर शादी कर लेती है। जब पल्लवी ननद के कमरे में चाय देने आती है तो चिल्लाकर कहती है, माँ जी, जेठ जी, जेठानी जी, जल्दी आइए। लगता है आरुषि भाग गई है और मुझे एक चिट्ठी भी मिली है। क्या आरुषि हमें छोड़कर चली गई? बहू जरा पढ़कर बता, क्या लिखा है इसमें? मुझे तो पहले ही दीदी के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। इसमें लिखा है, माँ, भैया, भाभी, मुझे माफ करना। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन राघव से भी बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। इसलिए हम दोनों शादी कर रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जो भी होगा मैं वैसे ही रह लूंगी। हे भगवान, मेरी बच्ची चली गई। एक बार मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। माँ आप क्यों रो रही हो? जब उसको ही ख्याल नहीं है, कोई फिक्र नहीं है आपकी, तो जाने दीजिए ना। हमारा ख्याल नहीं है तो आप भी अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, भूल जाइए। पल्लवी, माँ को कमरे में ले जाओ। फिर पल्लवी अपनी सास का ख्याल रखने की एक्टिंग करते हुए उसे कमरे में ले जाती है। फिर दोनों भाभियां अपने पति के कान भरते हुए कहती है, एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि ये नंद जी खुद ब खुद भाग गई। कम से कम अब हमें घर की प्रॉपर्टी तो नहीं देनी पड़ेगी। जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जहाँ प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होने थे, अब वहाँ 2 हिस्से होंगे। क्यों कार्तिक जी? सही बोली पल्लवी तुम। अब मेरा और भैया का ही हिस्सा है यहाँ पर। हमारी बहन ने तो जो हरकत की है, उसके बाद माँ उसे पैसे देगी भी नहीं और हम देने देंगे भी नहीं। और क्या, इसके बाद चारों भाई भाभी अपने तरीके से कमला को घर में रखते हैं। वहीं आरुषि राघव के साथ शादी करके गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही थी, जहां उसके ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। अरे बहू, सुबह से काम करके थक गई होगी तू आराम कर। आज का खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आप मिली। आप बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती है मेरा। आरुषि और गोमती के बीच बहुत प्यार था। वहीं 1 साल गुजर जाता है। अपनी बेटी की याद में कमला की तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो वो एक दिन फोन करके कहती है, आरुषि, तुझे अपनी माँ की एक बार भी याद नहीं आई? इतना समय हो गया है बेटा, मेरी तबीयत खराब है। एक बार आकर मुझसे मिल ले तो मैं चैन से मर भी पाऊंगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आती हूँ कल ही। अगले दिन ही आरुषि और राघव कमला को देखने के लिए पहुंचते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे मौका नहीं मिला तुझसे शादी की बात करने का। खैर, दामाद जी तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ माँ, बहुत ख्याल रखते हैं। मैं खुश हूँ, पर आप ठीक हो जाइए। नंदन जी, अब रोने का नाटक क्यों कर रही हो? माँ जी की ऐसी हालत तो तुम ही करके गई हो। खैर, जो भी हो,
अब तुम दोनों मेरे पास यहीं रहो। मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। बहू, तुम दोनों ख्याल रखना दामाद जी और आरुषि का। जी माँ जी। फिर दोनों भाभियां उन दोनों को कमरा दिखा देती है और खाने के समय कहती है, पल्लवी, आरुषि दीदी, डाइनिंग टेबल के लिए चेयर तो है नहीं, इसलिए आप दोनों जमीन पर बैठकर खा लीजिए। वैसे भी पुराने जमाने में लोग ऐसे ही खाते थे। कोई बात नहीं भाभी, मुझे तो वैसे भी इसकी आदत है। सही है, इन लोगों की औकात जमीन पर बैठने की ही है। रश्मि, जरा मुझे आलू का पराठा देना। हाँ, ये लीजिए। भाभी, मुझे भी दीजिए ना। आपको पता है ना मुझे ये कितना पसंद है। माफ करना दीदी, आपका सोचकर मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे। आप गरीब घर में रहती हो ना, तो देसी घी के पराठे कैसे खाओगी? आदत नहीं होगी ना, इसलिए मैंने आपके लिए नरम नरम रोटी बनाई है। ये लीजिए, पराठे आपके भैया के लिए। कोई नहीं भाभी। ऐसे ही एक हफ्ते के अंदर दोनों भाभियां कभी आरुषि तो कभी राघव के साथ बुरा बर्ताव करती हैं। उन्हें वो मान और सम्मान मिलता ही नहीं है जिनके वो हकदार थे। फिर एक दिन राघव कहता है, पल्लवी भाभी, मुझे वो कपड़े प्रेस करने हैं, तो मुझे प्रेस चाहिए, मिलेगा क्या? अरे भाई साहब, आप तो गरीब है ना, अपने घर में प्रेस नहीं करते होंगे, तो यहाँ कपड़े प्रेस करके क्यों पहन रहे हो? ऐसे ही रहने दीजिए। बहू, ये तो दामाद जी से कैसी बात कर रही है। तो कैसे बात करूं माँ जी? जब ये गरीब है, गरीब रहने की आदत हो गई होगी, तो ये सारी चीज यहाँ देखकर क्यों मांग रहे हैं? बस कर बहू, मुझे वसीयत की बात करनी है, इसलिए सब मेरे कमरे में आ जाओ। कुछ देर बाद घर के सभी लोग कमला के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ वो 3 हिस्से की प्रॉपर्टी करती है। लेकिन दोनों भैया भाभी को ये हजम नहीं होता है। माँ भूल गई हैं क्या आरुषि ने क्या किया है? फिर इसे प्रॉपर्टी काहे दे रही हैं? मैं बराबर हिस्सा कर रही हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद कोई लड़े ना। माँ, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस आप ठीक रहो, यही मेरे लिए काफी है। मैंने जो कहना था कह दिया। चारों भैया भाभी को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो राघव और आरुषि को कमरे में बुलाकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। देखो नंद जी, अगर माँ जी की तबीयत ठीक ठाक रहने देना चाहती हो तो वसीयत से अपना नाम हटवा लो, वरना जहाँ माँ जी को 1 महीना जीना होगा, वहाँ वो 10 दिन जिएंगी। हाँ छोटी, प्यार से समझ जा, वरना कुछ और भी किया जा सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप आरुषि के भाई होकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो बीच में मत बोल, समझा? आप सब लड़िए मत, मुझे कोई वसीयत नहीं चाहिए, मैं माँ से कह दूंगी। ये सारी बातें कमला कमरे के बाहर से सुन लेती है और आकर अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मारती है। तुम चारों इतना नीचे गिर जाओगे मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने फैसला किया है, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं आरुषि और दामाद जी को दूंगी, ना कि तुम्हें। बहुत परेशान किया है ना तुमने मेरी बेटी और दामाद जी को। निकल जाओ इस घर से चारों। अरुण, कार्तिक, तुम दोनों तो मेरे अपने हो। क्या कमी रह गई थी मेरे संस्कार में, जो अपनी बहन के साथ ही ऐसा कर रहे थे? नहीं माँ, ऐसी बात मत कीजिए, मैं क्या करूंगी इतनी प्रॉपर्टी का, और इन पर तो दोनों भैया का भी हक है, मैं इनका हक नहीं लेना चाहती, आप माफ कर दीजिए। देखो तुम दोनों, आरुषि कैसे तुम्हारा ही पक्ष ले रही है, जबकि तुमने इन दोनों के साथ ऐसा किया है। हमसे गलती हो गई दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हम लालची हो गए थे। हाँ माँ जी, नंदोई जी, दीदी हमें माफ कर दीजिए। हमें भी। चारों अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं, जिसके बाद कमला उन्हें माफ कर देती है। दोनों भाभियां सुधर जाती है, फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। आज भी लेट, किसी दिन तो जल्दी आ जाए करो। लोग तो बेफालतू में कहते हैं कि लड़कियां वेट कराती हैं, यहाँ तो लड़के वेट करवाते हैं। सॉरी बाबा, तुमसे मिलने के लिए मुझे 3-3 बस बदल के आनी पड़ती हैं। अब मेरे पास तुम्हारी तरह गाड़ी थोड़ी ना है। तुमने फिर से ये अमीरी गरीबी वाली बातें शुरू कर दी। गगन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि तुम्हारी अमीरी और गरीबी से। मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से घर में भी खुश रह लूंगी। सच्ची वंदना? हाँ गगन, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर हमें ऐसे छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं होगी। वंदना की बात सुनकर गगन बहुत खुश हो जाता है और वो वंदना को गले लगा लेता है। वंदना एक अमीर घर से होती है और वहीं गगन एक गरीब घर से होता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार होता है।
गगन वंदना के बारे में अपने घर में बताता है और गगन के घर वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं। गगन बेटा, मुझे तेरी और वंदना की शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन पवन का भी रिश्ता तय हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में हो। जिसके बाद आस्था अपने दोनों बेटे गगन और पवन की एक ही मंडप में शादी करवाती है। जहां गगन की शादी खूबसूरत गोरी वंदना से होती है, वहीं पवन की शादी काली नीलम से होती है। शादी के बाद दोनों बहुएं अपने ससुराल आती हैं, जहां आस्था अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही वंदना अपने ससुराल के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपने ससुराल को देखते ही हैरान हो जाती है और बोलती है, ये क्या, ये तो एक कमरे का ससुराल है। गगन, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुमने तो कहा था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने गरीब कि तुम्हारा पूरा परिवार एक कमरे में रहता है। हमारी शादी हो गई है, अब हम इन सबके साथ एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने बेवफाई की है मेरे साथ। वंदना, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ गरीबी में भी जिंदगी बिता लोगी। अरे गरीबी का मतलब ये नहीं कि मैं इतने सारे लोगों के साथ एक ही कमरे में रहूं। जितना बड़ा तुम्हारा घर है उससे बड़ा तो मेरा बाथरूम ही है। वंदना, जो होना था सो हो गया, अब कुछ बदल नहीं सकते। हमारी शादी हो चुकी है और तुम्हें हमारे साथ इसी एक कमरे वाले घर में रहना पड़ेगा। वंदना बहू, गगन बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू परेशान मत हो। जब हम लोगों के पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए अलग अलग कमरा बनवाऊंगी। अपनी सास की बात सुनकर वंदना का मुंह बन जाता है, लेकिन वंदना जानती थी कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वंदना मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। आस्था रात होने के बाद अपनी दोनों बहुओं के लिए एक ही कमरे में अलग अलग कोने पर बिस्तर लगा देती है और बीच में एक पर्दा लगाकर खुद आंगन में जाकर सो जाती है। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने पति के साथ अपने अपने बिस्तर पर चली जाती हैं। नीलम, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे पति हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं भी एक गरीब घर की बेटी हूँ, तो मैं आप सबके हालात समझ सकती हूँ। मुझे एक कमरे में रहने में कोई परेशानी नहीं है। जहां एक तरफ नीलम सभी हालातों को समझती है, वहीं दूसरी तरफ वंदना। अरे तुम अभी तक गुस्सा हो? गुस्सा छोड़ भी दो ना। आज हमारी सुहाग रात है और तुम हो कि मुंह फुलाकर बैठी हो। आओ, मेरे करीब आओ। दूर रहो मुझसे, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ, वो भी इन लोगों के होते हुए, सुहाग रात बनाऊंगी? एक ही कमरे में नहीं। जब तक हम लोगों का अलग कमरा नहीं बन जाता तब तक हम लोग सुहाग रात नहीं बनाएंगे, समझे? अब चुपचाप से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर वंदना सो जाती है और बेचारा गगन कुछ नहीं कह पाता। अगली सुबह होते ही जहां नीलम उठकर भगवान की पूजा पाठ करके सबके लिए चाय बनाती है, वहीं वंदना उठकर आराम से तैयार होती है और एक जगह बैठ जाती है। दीदी, ये लो चाय पी लो। पता है, मेरे हाथ की चाय मेरे घर में सबको पसंद थी। सब लोग मेरे ही हाथ की चाय पीते थे। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मैं तुझ जैसी गरीब की हाथ की चाय पीऊंगी? तू तो मेरे घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं है। जा ये चाय ले जा यहां से, वरना ये चाय का कप उठा के तेरे मुंह पे ही मार दूंगी, समझी? आई बड़ी मुझे चाय पिलाने वाली। वंदना की बात सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। शादी के बाद वंदना घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती और हमेशा नीलम की गरीबी और उसके काले रंग का मजाक उड़ाती, उसे ताने देती। लेकिन नीलम बहुत भोली होती है, जिसके चलते वो वंदना को कुछ नहीं कहती और सब ऐसे ही चलता रहता है। क्या कर रही हो मेरी जान? आज तो तुम इस लाल साड़ी में बड़ी गजब की लग रही हो। मन कर रहा है तुम्हें छोड़ो ही ना। छोड़ो मुझे, जब देखो चिपकते रहते हो। अगर इतना ही चिपकने का शौक है तो अलग कमरा बनवा लो, समझे तुम? एक तो एक कमरे का घर है, ऊपर से ये सब लोग और तुम्हारी ये हरकतें। अरे तुम क्यों हमेशा मुझे मेरे एक कमरे के घर के लिए ताने देती रहती हो? अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने मायके ही चली जाओ, समझी? गगन की बात सुनकर वंदना को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, जिसे आस्था को देखकर काफी बुरा लगता है। लेकिन आस्था जानती थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, आस्था बहन कहाँ हो? अरे शोभिला बहन, तुम यहाँ, वो भी इतने दिनों के बाद?
और ये हाथ में मिठाई कैसे? कोई खुशखबरी है क्या? कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं दादी बन गई हूँ, मेरी बहू का पोता हुआ पोता। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो तुम्हें, अब तो तुम पोता पोती वाली हो गई हो। चलो अब मैं भी कुछ समय में पोता पोती वाली बन जाऊंगी। मेरी दोनों बहुएं जो मुझे पोता पोती देंगी, फिर मैं भी तुम्हें बढ़िया सी मिठाई खिलाऊंगी। क्या आस्था, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे जिनकी अभी तक सुहागरात ही नहीं बनी है वो लोग बच्चा क्या करेंगे? पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारे एक कमरे वाले छोटे से घर में तुम्हारी दोनों बहुओं की अभी तक सुहागरात नहीं बनी है। पहले अपना घर बनवाओ और दोनों बहुओं का कमरा अलग करो, उसी के बाद ही तुम्हें दादी बनने का सुख नसीब होगा। चलो मैं चलती हूँ, मुझे और घरों में भी मिठाइयाँ देनी है। इतना बोलकर शोभिला वहां से चली जाती है। शोभिला की बात सुनकर आस्था जैसे ही अपनी दोनों बहुओं की तरफ देखती है तो उसकी दोनों बहुएं शांत खड़ी होती हैं और वहां से चली जाती हैं, जिसे देखकर अब आस्था अपने दोनों बेटों से इस बारे में बात करती है। गगन, पवन, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। इस एक कमरे वाले घर की वजह से तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा है। वंदना बहू इतने अमीर घर से है, उसके घर में तो ना जाने कितने कमरे बने होंगे, लेकिन शादी के बाद उस बिचारी को एक कमरे वाले घर में रहना पड़ रहा है और इसलिए ही उसका स्वभाव भी आजकल खराब होता जा रहा है। और तुम दोनों में लड़ाइयां भी बहुत हो रही हैं। वहीं नीलम बहू गरीब घर से होने की वजह से कुछ कह ही नहीं पाती है और सब कुछ चुपचाप सहती है। इसलिए तुम दोनों को ज्यादा काम करना होगा, जिससे हम लोग अलग अलग कमरा बनवा सके और तुम दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहो। अपनी माँ की बात सुनकर पवन और गगन को सब समझ आ जाता है, जिसके बाद पवन और गगन बहुत मेहनत करते हैं, जिसके चलते कुछ ही महीनों में अपने एक कमरे वाले घर को 3 कमरे वाला घर बना लेते हैं और अब फाइनली दोनों जोड़ों की सुहागरात होती है। अलग अलग कमरे होने की वजह से अब ना ही तो वंदना और गगन की लड़ाई होती है और ना ही नीलम को किसी बात की परेशानी होती है, जिसके बाद अब वंदना भी अपना बर्ताव सही करती है और घर में सबसे अच्छे से बात करती है। वंदना पढ़ी लिखी होती है, जिसके चलते वो अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है और अब सारा परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहता है।